मेरे दोस्त ने एक दफ़ा मुझे आइडिया दिया, कह रहे यार रातों रात करोड़पति बनते हैं। मैंने कहा यार बताओ क्या है? कह रहे यार बिच्छू पकड़ने का ले। तो हम जब गए तो कंपटीशन इतना हो चुका था मार्केट में कि हर दूसरा आदमी बिच्छू ढूंढ रहा था। फैमिली मेरी जो है वो सारे डॉक्टर्स की फैमिली है, मेडिकल डॉक्टर्स। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, मेरे बहन भाई डॉक्टर्स हैं, तो मेरे इर्द गिर्द सवाए मेरे सारे डॉक्टरों के इर्द गिर्द मेरा यानी कि एक मरीज और सारे सारे डॉक्टर। कोई काम बुरा नहीं होता। काम अगर आप चाय का ढाबा खोल रहे हैं या आप जो है वो कपड़े का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आप जो सबसे दिलचस्प बात है वो इनोवेटर्स आ रहे हैं, जब कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप बाइकिया को गौर करें तो उन्होंने बाइकिया ने बाइक दी लोगों को, एक स्मार्टफोन दिया और कहा कि आप इससे अपना रोजगार कैसे कमा सकते हैं। आप सिर्फ आप जगह नहीं दे रहे हैं। याद रखिएगा कि इसमें बहुत सारे माजरत चाहूंगा क्योंकि जगह का सबसे बड़ा मसला है। फोकस होता है कि मेरे पास एक सरकारी नौकरी मिल जाए, गारंटी नौकरी मिले, पेंशन काम ना करना पड़े बेसिकली। नहीं, और पेंशन मिले। लोग कहते हैं यार मुझे, मैं 60 साल के बाद भी मुझे पैसे मिलते रहे। इस अप्रोच का एंटरप्रेन्योर तो नहीं हो सकता। वो तो कहते हैं मैंने इस दिन लगाना है, इसी हफ्ते लगाना है, इसी दिन, महीने, मिनट्स वाला हिसाब होता है। आप साइड हसल्स या गिग्स करें। साइड हसल्स या गिग्स ये होती हैं कि मेरी जो स्किल है यानी मेरे में जो फन है उसको देखते हुए मैं कंटेंट लिख सकता हूं, तो मैं कंटेंट का काम साइड में करूं। मेरी 9 to 5 या 9 to 6 नौकरी है मेरी। 6 बजे के बाद मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा दे दूं, मैं कहीं कंसल्टिंग कर लूं, मैं घंटों के हिसाब से पे कर देते हैं। उसके लिए बहुत सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट फाइवर, अपवर्क मौजूद है जहाँ पे लोग सीख सकते हैं। आपने बोला रिस्क खत्म करना है, मैंने कहा लोग डर न जाए, रिस्क नहीं है, रिस्क है। हाँ, रिस्क में रिस्क है। हाँ सही बात, वाह जबरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा चौधरी और आप देख रहे हैं ARY पॉडकास्ट। हमारे साथ इतना एक गंभीर मसला हो गया है एज अ कॉम कि हम इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि बुनियादी जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थी वो मिली ही नहीं। मिसाल के तौर पे बिजली। अब देखें, बिजली की जिस मौसम में ज़रूरत होती है उसी में ही नहीं होती वो। बाकी मिल जाएगी आपको जब ज़रूरत नहीं है तो। और गैस की जिस मौसम में होती है गैस नहीं होती। इस सारे सिनेरियो के बाद जब हम थक हार के अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो चाय के कप पे शुरू होती है कोई एक बिज़नेस का आइडिया कि भाई तू ये कर ले, वो कर ले, फलां कर ले। जैसे ही कप ख़त्म हुआ तो वो जो करोड़ों रुपए का एक महल बना चुके थे हम, ज़मीन बोस हो जाता है वो। और आखिर में सिर्फ एक बात रहती है कि यार तू फलां टाउन की वो ले लेना फाइलें, वो तुझे फ़ायदे देंगी। कुछ भी नहीं होता। आखिरकार फिर हमारे मामू होते हैं जो किसी मिडिल ईस्ट की जगह पे होते हैं, वो हमें वीज़ा भेज देते हैं, फिर हम वहाँ चले जाते हैं और काम करते हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये आइडिया जो है किसी भी स्टार्टअप का, उसका करना क्या है, कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। तो कभी कोई फेसबुक से आ जाता है, कभी कहीं से कोई चीज़ आ जाती है, तो हम उस आइडिया को ना इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है तमाम अपनी एफर्ट लगा देते हैं। बहरहाल ऐसा एक इदारा है, हम लोगों को पता नहीं है, जो ये सारी सहूलियात आपको दे रहा है। वो आपको बताएंगे भी कि कब क्या कुछ करना है, कैसे करना है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वो खुद ही बताएंगे कि ये इदारा क्या है, ये साहब कौन है, क्या करते हैं। हमारे साथ असफ़र भाई मौजूद हैं। असफ़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। आप बताएं आप लोग क्या करते हैं सर। लोग सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ, हमें कुछ नहीं पता। तो मेरे इदारे का नाम है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची। ठीक है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है। मैं भी बताता हूँ इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, बट लेकिन आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए, जो भी नया आइडियाज़, नए बिजनेस आने वाले यंग लोग होते हैं या इवन जिनकी एज ज़्यादा भी है, एक्सपीरियंस शुदा लोग भी हैं, उनको हम मदद फराहम करते हैं कि उनके ऑफिस खुलने में, यानी उनको हम ऑफिस स्पेस देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनके बिज़नेस से रिलेटेड डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ मिलके ट्रेन करते हैं उनके बिज़नेस को। नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, एग्जीबिशंस, उसमें उनको एक सपोर्ट देते हैं, फैसिलिटेशन देते हैं। इन्वेस्टर्स, जो बहुत बाद में ज़रूरत होती है जब आपकी एक दफ़ा बिज़नेस ग्रो करना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स तक रसाई देते हैं। और ये सब हम फ्री इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इदारा है। और हम सिर्फ कराची में मौजूद नहीं है, ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये 8 की तादाद में हैं, हर बड़े शहर में पाकिस्तान के। और अभी नवा भी खुलने वाला है सियालकोट में इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और ये इंक्यूबेशन क्या है, ये कि इंक्यूबेट करते क्या हैं आप लोग? ये बड़ी एक ज़बरदस्त होती है और हम उसको आसानी से ही समझाते हैं। इंक्यूबेटर अक्सर पाकिस्तानी दो वजूहत से जानते हैं। एक तो अस्पताल में इंक्यूबेटर होता है, और एक इंक्यूबेटर अक्सर जो उसमें चिकन फार्मिंग में लोग हैं, वो चिकन इंक्यूबेटर्स भी होते हैं पोल्ट्री फार्म्स में।
चूज़ों का सारे जो होता है। चूज़ों का, लेकिन सबका मकसद एक ही है। इनक्यूबेटर जैसे बिजनेस इनक्यूबेटर एक नए आइडिया की नशोनुमा करता है, ग्रो करता है, उसको हेल्प करता है, उसकी परवान चढ़ाता है, परवरिश करता है, बढ़ाता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक इनक्यूबेटर आप अस्पताल का देखते हैं, अस्पताल का इनक्यूबेटर उस बच्चे को, जिस बच्चे को इनिशियल नरिशमेंट नशोनुमा चाहिए होती है पैदा होने के बाद, कि बच्चा जो है वो अस्पताल से बड़ा हंसी खुशी सेहतमंद बच्चा अपने घर जा रहा हो, यही इंक्यूबेटर काम करता है कि अर्ली स्टेज पे बिज़नेस को वो सारी सहूलियात मिल जाएं। जो जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि मैं एक आइडिया लेके जगह जगह घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे कोई जगह चाहिए खोलने के लिए। जगह एक दुकान की सूरत में भी हो सकती है, ऑफिस की सूरत में भी हो सकती है। मुझे फिर इस तरह के लोगों से हिदायत भी चाहिए होगी, गाइडेंस भी चाहिए होगी कि भाई मेरा बिज़नेस ग्रो कैसे होगा, आपको क्या चैलेंजेस आए, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ उसके एक्सपर्ट्स क्या क्या राय दे सकते हैं। तो ये सारा काम इंक्यूबेशन सेंटर्स, एनआईसी पाकिस्तान में क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये इंक्यूबेशन सेंटर्स या इंक्यूबेटर्स कहलाते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं दुनिया भर में, इनको एक्सीलरेटर कहा जाता है। तो इंक्यूबेटर या एक्सीलरेटर या इंक्यूबेशन सेंटर, ये सब एक ही तरह की चीज़ होती है। और आइडिया लेकर आने वाला बंदा होगा, यानी कि आइडिया आप लोग नहीं देंगे, वो खुद लेकर आएगा। जी, आइडिया भी वही लाएगा अपने साथ। आइडिया अगर थोड़ा सा मेच्योर हो गया और एक बिज़नेस की अर्ली फॉर्म में या अर्ली स्टेज पे है, तो भी उन्हीं का होगा। हमारा काम है उसको फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके टीम का हिस्सा हो जाते हैं, टीम भी वो खुद बनाता है। लेकिन हमारा फैसिलिटेशन ये होती है कि भाई आपने ऑफिस खोलने की परेशानी नहीं रखनी, आपने गाइडेंस लेनी है। आपकी बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हमारी बशमूल हमारे, उनको इवन कंपनी रजिस्ट्रेशन में मदद करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। बहुत सारे लोगों को यही गाइडेंस नहीं है पाकिस्तान में कि मुझे एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी बनानी है, मुझे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, या मुझे पार्टनरशिप पे कंपनी बनानी है। तो हम उनकी वो भी गाइडेंस करते हैं। आइडिया सिर्फ और सिर्फ इसमें यह है कि उनकी बिज़नेस में वो अपने बिज़नेस के बढ़ाने में और बिज़नेस की ग्रोथ में फोकस करें। जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे मसाइल हैं, वो सारे हम हल कर दें और उनके बिज़नेस के बढ़ावे के लिए काम करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। क्योंकि एक तो ये आइडिया का भी मसला है हम लोगों के साथ। मेरे दोस्त ने एक दफ़ा मुझे आइडिया दिया, कह रहे यार रातों रात करोड़पति बनते हैं। मैंने कहा यार बताओ क्या है। कह रहे यार बिच्छू पकड़ने का ले। तो हम जब गए तो कंपटीशन इतना हो चुका था मार्केट में कि हर दूसरा आदमी बिच्छू ढूंढ रहा था। ये भी तो हो ये भी सकता एक आया था कि वो पता नहीं कोई बिच्छू था ब्लैक कलर का। पूरा मुल्क सर वो ढूंढ रहा है, था। ढूंढ रहा था। हाँ, तो वो गेम्स एक गेम्स आइडिया आता है तो वो ऐसा कुछ फैलता गेम्स है। ऐसे हैं कुछ लोगों की। लेकिन इसमें देखें, इसमें अहम चीज़ क्या है? इसमें अहम चीज़ ये है कि आपने एक, सिर्फ आप जगह नहीं दे रहे हैं। याद रखिएगा कि इसमें मैं बहुत माजरत सारे चाहूँगा बिजनेस, क्योंकि जगह का सबसे बड़ा मसला है। तो इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी आपस में बन जाती हैं। क्योंकि अगर आप एक मिलते जुलते बिजनेस में काम कर रहे हो ठीक है। और आपके साथ और भी दूसरे ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपकी जैसी स्टेज पे हैं या अर्ली स्टेज पे हैं, तो आप मिलजुल के भी काम कर रहे होते हैं। एक बिल्डिंग जो है उसमें मुख्तलिफ ऑफिस हों, वो आपस में शायद इतना इंटरेक्शन नहीं करते, लेकिन ये ज़्यादातर इंक्यूबेटर्स क्योंकि मिल के काम करते हैं, तो इसमें स्टार्टअप्स के डिफरेंट फाउंडर्स आपस में मिलके, या जो कंपनीज शुरू कर रहे हैं वो आपस में मिलके भी काम करते हैं। तो एक इंक्यूबेटर के पास अगर 50 नई कंपनीज हैं, 50 नए बिजनेसेस हैं, जैसे हमारे पास अभी 6 साल में तकरीबन 325 कंपनीज हो चुकी हैं। तो ये माशाल्लाह। सारी कंपनीज जो हैं वो आपस में भी लिंक रहती हैं और एक दूसरे से भी बहुत सीखती हैं। ज़बरदस्त। सबसे मतलब पब्लिकली जो काफ़ी फेमस है बाइकिया एक, जी बाइकिया, ये भी बिल्कुल। आप लोगों की तरफ जी से बाइकिया जनरेट हुआ हमारे था। यहाँ था और ये 6 साल पहले हमारे यहाँ इंक्यूबेट हुआ था। ठीक है। इसमें कमाल ज़ाहिर है उनके बानी है, जो फाउंडर्स हैं उनमें मुनीब मायर और ऐसे लोग आते हैं जो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी एक ग्रोथ की निशानी है, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। उसके बाद भी कुछ कंपनीज आई हैं, पे फास्ट है, आर्टिस्ट के लिए कंपनी एस्कॉर्ट बनी है, या जैसे अभी नई कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एनवायरनमेंट पे काम कर रही हैं, जैसे ट्रैश इट है। ऐसे टॉपिक्स पे लोग कम काम करते हैं। ऐसे भी कुछ कुछ बिजनेसेस आए हैं जैसे जो रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, सबक के नाम से, कि जो इवन वाह। हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है। तो मुख्तलिफ आप हेल्थ पे देख सकते हैं, एजुकेशन में देख, ईजी शिफा जैसे एक बिज़नेस है, वो एक काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये सारा हेल्थ पे है। तो इस तरह के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी हेल्थ में, एजुकेशन में, लॉजिस्टिक्स में, मोबिलिटी में। फिर जो आपकी स्पेशलिटीज़ होती हैं, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
इस तरह की ब्लॉकचेन। तो ये मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन ज़्यादातर का ताल्लुक टेक्नोलॉजी के साथ इसलिए भी है कि टेक्नोलॉजी से ग्रोथ जल्दी होती है, ठीक है। आपका पैगाम जल्दी पहुंच जाता है। तो डिजिटल बिजनेसेस और टेक्नोलॉजी बिजनेसेस आपका हमारी पैगाम और वीडियोस जल्दी पहुंच जाती हैं। बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हमारी जल्दी से जल्दी ग्रोथ के लिए कंपनीज डिजिटल कंपनीज होनी चाहिए। ज़बरदस्त। असफर भाई, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपने कैसे शुरू किया, कहाँ से आपका ताल्लुक़ था, किस तरीके से ये सारी अचीवमेंट माशाल्लाह जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? अच्छा, सो मैं पैदा हैदराबाद शहर में हुआ हूँ। हैदराबाद बड़ा खूबसूरत शहर है, सिंध का, पाकिस्तान का। लेकिन ज़िंदगी मैंने सारा टाइम अपना कराची में गुजारा है। फैमिली मेरी जो है वो सारे डॉक्टर्स की फैमिली है, मेडिकल डॉक्टर्स। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, मेरे बहन भाई डॉक्टर्स हैं। तो मेरे इर्द गिर्द सिवाय मेरे सारे डॉक्टरों के इर्द गिर्द मेरा यानी कि एक मरीज़ और सारे सारे डॉक्टर। डॉक्टर, सारे डॉक्टर। हाँ जी। और वो वाकई ये सही, जो भी लोग हैं वो रिलेट करेंगे जिनके यहाँ भी डॉक्टर्स हैं फैमिली में, कि वहाँ डाइनिंग टेबल पे भी कोई ना कोई केस डिस्कस हो रहा होता है तो आप आधे डॉक्टर खुद बन जाते हैं। मेरा करियर जो है वो बहुत सारी उसमें रहा है, डाइवर्स किस्म की। हॉस्पिटैलिटी में भी काम किया है, कुछ काम मैंने पब्लिकेशंस के लिए भी किया है। लेकिन ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इसमें कोई मुझे 9 साल हो गए हैं तकरीबन। और हम यहाँ से पहले एनआईसी से पहले कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंक्यूबेशन सेंटर बना था, जो HEJ इंस्टीट्यूट है, जो एक रिसर्च का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस का। तो मैंने वहाँ से शुरू किया था। इसका इंटरेस्ट मुझे हादसाती तौर पे हुआ। वो तब हुआ जब मैं एक हॉस्पिटैलिटी के एक इदारे में काम कर रहा था और मैं वहाँ से एक तरह का ब्रेक चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि यार ये काम मुझे अब मज़ा नहीं आ रहा। तो मुझे एक ऐड दिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई इंक्यूबेशन सेंटर के मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो मैंने जाना भाई इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, ख़ुद रिसर्च किया, गूगल किया, जाना। मेरा इंटरेस्ट इसलिए जुड़ा कि मैं ये कहता था कि मैं डिफरेंट कंसल्टिंग करता था, लोगों से बातचीत करता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज़ें ढूंढता था। मैंने कहा ये तो ये काम है कि जो हम पहले करते आए। मेरा काम, अगर मेरा रोल है ही ऐसा कि जिन लोगों को हेल्प करनी है या कंसल्ट करना है, एडवाइस करना है, ख़ुद मेरा इंटरेस्ट बिजनेसेस में रहा है, कंसल्टिंग में रहा है, तो इससे अच्छा क्या जॉब होगी कि आप इन्जॉय कर रहे हैं, आप अपना काम भी इंजॉय कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि यार रोज़ाना एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम लेके आ रहा है। ये जो बिजनेसेस हमारे पास NIC में या एक इंक्यूबेशन सेंटर्स में ज़्यादातर आते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। सबसे अच्छी बात आपको इनको लगेगी कि ये कोई काम बुरा नहीं होता। काम अगर आप चाय का ढाबा खोल रहे हैं या आप जो है वो कपड़े का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आप जो सबसे दिलचस्प बात है वो इनोवेटर्स आ रहे हैं, जब कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप बाइकिया को गौर करें तो उन्होंने, बाइकिया ने बाइक दी लोगों को और एक स्मार्टफोन दिया और कहा कि आप इससे अपना रोज़गार कैसे कमा सकते हैं, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जो हर एक के पास ही होती है आजकल। बाइक जो है वो एक औसत दर्जे के या एक ऐसे बैकग्राउंड के पास भी हो सकती है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे ना हो, बाइक और स्मार्टफोन हो और आपका बिज़नेस शुरू हो जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने का जब मौका मिला तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। तो अगर आप कहें कि मेरी एज अ पर्सनालिटी, मैं ख़ुद भी यही चाहता हूँ कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक कंसल्टिंग रोल में रहूँ। तो ये काम मुझे इंजॉय करता हूँ मैं, उसको मज़ा आता है। मुझे रोज़ाना नए लोगों से मुलाकात होती है और हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हम मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स की सॉल्व कर सकें। सही। तो आपका रुझान मेडिसिन की तरफ बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है, नहीं, बिल्कुल और नहीं। उसका रीज़न क्या बना? अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी टफ होती है। मुझे टू बी ऑनेस्ट, जहाँ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन बहुत लगता है, मैं अगर अपने वालिद साहब के साथ हम कहीं भी जाते थे तो कोई ना कोई उनका स्टूडेंट या पेशेंट मिल जाता था, तो ये बड़ा अच्छा लगता था कि यार लोग जान रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं। डॉक्टर साहब एक एक हमारी सोसाइटी में एक इज़्ज़त होती है। लेकिन एक हाई चैलेंजिंग काम है जिसमें पूरा वक्त आपको फोकस उस तरह का रहता है कि ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। शायद मेरी तबीयत में प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़रूर है, लेकिन उस तरह से मुस्तकिल मिजाजी नहीं है जो शायद एक डॉक्टर के लिए चाहिए होती है। मेरी पर्सनालिटी को शायद चूज़ नहीं किया मैंने उस तरफ जाने के लिए, लेकिन है ज़ाहिर है एक बहुत नोबल काम है। अच्छा लगता है जो लोग डॉक्टर्स होते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा मेरा रुझान बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सब बनना था डॉक्टर के अलावा। वाह!
आपने इतने देख लिए, आपने हाँ, बताया बहुत अपनी देख फैमिली में तो सारे देख सही। लिए चारों तरफ दूसरे ये बताएं कि चलें एक बंदा जब एक प्रॉब्लम के अंदर होता है और उसको कोई वे आउट नहीं पता चल रहा होता, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे, किसी एक बिजनेस के मुतालिक सोचे, किसी आइडिया के मुतालिक सोचे? क्योंकि जनरली फील ऐसा आता है कि एक बंदा है जिसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, वो सॉर्टेड है, और फिर उसको एक जहन में वो दिमाग चलता है कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ, तो या फलां चीज़ भी कर लेता हूँ। लेकिन एक बंदा जो एक प्रॉब्लम के अंदर है, जैसे अभी आपने बाइकिया का बताया कि यार ये चीज़ें तो होती हैं, ये कैसे किसी बंदे को आ सकता है कि यार वो कोई आइडिया जनरेट करे और वो अपना ही भी भला करे, सोसाइटी का भी भला करे, मुल्क का भी? ये बहुत कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से इसमें सबसे अहम ये होता है कि वो ज़रूरी नहीं कि वो खुद ही दो चार हो उस प्रॉब्लम से, लेकिन वो ऑब्ज़र्व कर रहा हो। एक एक स्टार्टअप है जिसका बहुत बड़ा नाम है सेहत कहानी, आजकल मशहूर हुआ है। मेडिकल काउंसलिंग देते हैं, हेल्प करते हैं। अगर उन दोनों डॉक्टर ख़वातीन से आप पूछें ना कि आपने सेहत कहानी क्यों बनाई, वो दो वजूहात बताती हैं। एक से वो खुद रिलेट करती हैं, एक उनसे रिलेट नहीं करती। जिससे वो रिलेट करती हैं वो ये है कि ख़वातीन जब डॉक्टर बनती हैं अक्सर उनकी शादियां हो जाती हैं, शादी होने के बाद वो प्रैक्टिस नहीं करती। तो प्रैक्टिस करने के लिए उनके लिए एक आसान तरीका है कि वो ऑनलाइन कंसल्टिंग करें, भले अपने घर में रहें लेकिन वो प्रैक्टिस कर सकें। ज़बरदस्त आइडिया ये। दूसरा उसका जो साइड है वो उस पेशेंट का साइड भी है। बहुत दफ़ा दूर दराज इलाकों में और ख़ास तौर पे अभी भी कुछ ख़वातीन अपने घर से इतनी आराम से नहीं निकल सकती। मिसाल के तौर पे मैं किसी रिमोट एरिया में कंसल्टिंग अपने स्मार्टफोन से भी दे सकता हूँ। शायद उस खातून को उतनी अच्छी डॉक्टर तक रसाई ना मिल सके जिस लेवल के स्पेशलिस्ट या जिस डॉक्टर से वो बात करना चाह रहे हों, भले वीडियो कॉल के ज़रिए या फ़ोन पे सिर्फ। तो ये ऑनलाइन कंसल्टिंग जो है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि शायद वो मुझे ना आ रही हो लेकिन मुझे दिखती हो। एक इनोवेटर के लिए या एक इजाद करने वाले आदमी के लिए ज़रूरी नहीं कि उसको ही सिर्फ प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन वो फील कर रहा हो कि मेरे इर्द गिर्द क्या प्रॉब्लम है। मुझे जो लगता है अभी जिस पे काम होना चाहिए पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे हम व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं और बेइंतहा इस्तेमाल करते हैं। जनरेटिव एआई ने चीज़ें चेंज कर दी हैं। आपको पता है कि चैट जीपीटी और उससे बहुत सारी जॉब्स भी अब मुख्तलिफ हो रही हैं, कंटेंट का काम मुख्तलिफ हो रहा है। मैं आप अभी जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इसकी ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो इसी वक्त भी रिकॉर्ड भी कर देंगे, उसकी कैप्शंस भी बना देंगे, सब कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ लिटरेसी कम है, तो क्या हम वॉइस जनरेटेड काम कर रहे हैं? तो हमें बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम व्हाट्सएप और ऐसी जो ऑलरेडी बनी हुई एप्लीकेशंस हैं उसमें वॉइस जनरेटेड फीचर्स डाल के इन्हांस कर सकें काम। ठीक है। ऐसा काम उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपकी एक आरती की, एक मिडल मैन की फार्मर्स के साथ या किसानों को दुश्वारी देना कि वो किसानों की रसाई नहीं है मार्केट तक और उन्हें एक आरती की ज़रूरत पड़ती है। सही। क्या हम इस प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसानों को कितनी प्रॉब्लम्स हैं। किसान अपनी फसल जला भी देते हैं, फसलें ज़ाय भी हो जाती हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मैंने खुद, मेरा शहर भी हैदराबाद है और मैंने हैदराबाद में काम भी किया है। सही। क्या आपको हैदराबाद या और मुख्तलिफ शहर जो बड़े शहर भी हैं, क्या उनमें कराची जैसी, लाहौर जैसी, इस्लामाबाद जैसी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात हैं? बिल्कुल नहीं है। आप उसमें भी काम कर सकते हैं, एजुकेशन में भी काम कर सकते हैं, हेल्थ का मैंने जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया। तो प्रॉब्लम्स तो बेशुमार हैं पाकिस्तान में। आपकी अपनी प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है हो, आप सोसाइटी से प्रॉब्लम उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि अगर आपके पास बेशुमार पैसा है या आपके पास पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यार मैं इस प्रॉब्लम को क्या ग्लोबल मार्केट तक ले जा सकता हूँ। तो वो भी पाकिस्तान की मार्केट एक बेहतरीन टेस्ट केस भी देती है लोगों को कि यहाँ से एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करके आप दुनिया के लिए कोई चीज़ बना सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक है इशू, मुझे लगता है कि जैसे इंडिया है वो ग्लोबली सोचते हैं, जी हम बिल्कुल। शायद डोमेस्टिक सोचते हैं। ये है ऐसा कोई रीज़न? ये है सिर्फ उसको सिर्फ मैं इंडिया की हद तक नहीं कहूँगा, लेकिन चीज़ का ग्लोबल होना बहुत ज़रूरी है। मैं मिसाल देता हूँ, जो बाइकिया है वो ऐसा नहीं है कि वो पहली दफ़ा का आइडिया है। ठीक है। ये मैं बोलूँगा तो ये गलत बात है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंडोनेशिया की एक कंपनी है गोजैक। ठीक है। गोजैक $1 बिलियन कंपनी बनी इंडोनेशिया से। उनको फ़ायदा ये हुआ कि इंडोनेशिया की इकॉनमी से जुड़ा हुआ जो पूरा आसियान का ख़ित्ता है जिसमें मलेशिया भी आता है,
वो वहाँ तक फैल गया है आराम से, और उन्होंने फिर अपना मॉडल डिफरेंट कर दिया। ग्लोबल सोचने के लिए अच्छी बात है, आप ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने का सोचें। पाकिस्तानी बहुत सारी कंपनीज इस वक्त मिडिल ईस्ट को सोचते हुए प्रोडक्ट बना भी रही हैं अपना। उन मार्केट तक रसाई होना बड़ा अहम है। शायद दूसरे ममालिक के लिए उनका टैग लगा के रसाई या मार्केट खुल जाती है ज़्यादा आराम से, और पाकिस्तान का मेड इन पाकिस्तान का ब्रांड, जिसमें मैं आप हम सब बिलीव करते हैं, उस ब्रांड की ब्रांडिंग होने से, वो भले एक स्टार्टअप कर रहा हो या एक स्टैब्लिश बिजनेसमैन कर रहा हो, उस ब्रांड का इम्पोर्टेंट होना कि उस ब्रांड की वजह से रास्ता खुले, उसमें मेड इन पाकिस्तान को बेचना ज़्यादा अहम है ताकि आपके रास्ते खुलें। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे इनोवेटर तो इस जहन के हैं कि वो ग्लोबल मसाइल भी सोचते हैं। आपको इससे अंदाज़ा वैसे भी होगा कि यहाँ की टेक्नोलॉजी में जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे लाखों की तादाद में फ्रीलांसर्स हैं, वो ज़्यादातर ग्लोबल काम कर रहे होते हैं, छोटे बड़े, इवन बहुत सारे इनोवेटिव काम पाकिस्तान से हो रहे होते हैं। हमें पता है कि आप लोग अभी जैसे मीडिया इंडस्ट्री को ही देख लें, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के काम यहाँ पाकिस्तान से हो रहे हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो उनको पता है कि ग्लोबल डिमांड क्या है, ग्लोबल चैलेंजेस क्या है। हमारा काम ये होना चाहिए, और इसमें हम हमारे रोल भी इसमें अहम होना चाहिए कि हम मेड इन पाकिस्तान ब्रांड को कैसे। ज़बरदस्त। फिर दूसरा ये एक एक सवाल ये भी आता है दिमाग में कि जैसे जॉब होती है तो उसमें ये है कि भाई मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और महीने के एंड में मुझे जो है उसके बस जो भी मुतय्यन पैसे हैं वो मुझे मिल जाएंगे। अब ये कोई आइडिया जनरेट करना है, इसका मतलब है उससे जुड़ी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एक आम फहम आदमी को ज़ाहिर है नहीं पता होती। उसका रिस्क फैक्टर कैसे होता है, वो कैसे मैनेज होता है, उसमें आप लोग कैसे हेल्प करते हैं? अच्छा, तो एक तो उनका रिस्क ज़ाहिर है, जब वो उनको ये पता है कि ऑफिस का रेंट नहीं देना उन्हें साल भर का, तो ठीक ये है। तो एनआईसी की तरफ से उनको गारंटी हो गई। इसी तरह उनको जो है वो जो बेसिक मालूमात है या कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ये चीज़ें, इनकी परेशानियां भी एनआईसी ने उनकी हल कर दी, तो बिज़नेस पे फोकस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन देखें, ये बात को बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए, और हमारे जो ऑडियंस है उनसे भी, उनको भी ये बताना बहुत ज़रूरी है, अहम है, कि बिज़नेस जो है ना वो रिस्क का नाम है। ठीक है। और जो ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या बिजनेसमैन, बिजनेस एक रूल भी है कि ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर रिटर्न, यानी जितना ठीक। रिस्क होगा उतना उतना रिटर्न रिटर्न होगा। होगा, सही। तो ये एक बेसिक बेसिक प्रिंसिपल भी है, रिस्क उठाना पड़ता है। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स या जो जो कारोबार लोग कर रहे हैं वो रिस्क टेकर्स हैं। ठीक वो है। कोई ना कोई रिस्क लेते हैं, वो बेट करते हैं आगे की चीज़ का, सोचते हैं कि मुझे आगे जो है वो इसमें मैं दोनों तरफ जा सकता हूँ, बिल्कुल। और एक और चीज़, अगर आप देखें, स्टार्टअप्स की सक्सेस रेट भी दुनिया भर में बहुत कम है। बहुत अच्छा। स्टार्टअप्स फ्लॉप हो जाते हैं। सही। हाल ही में एक इंडिया का बहुत बड़ा एजुकेशन का स्टार्टअप है बायजू, जो $1 बिलियन कंपनी बन गया था, वो इस वक्त बैंकरप्ट हो गया है। आप सब ने सुना होगा एयरबीएनबी का नाम। बिल्कुल। एयरबीएनबी एक इंतहाई खसारे में चली गई कंपनी। वी वर्क के नाम से एक को वर्किंग स्पेस थी, वो बिल्कुल बहुत शदीद खसारे में चली गई। तो रिस्क भी है, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं उस तरह से रिस्क भी है। रिस्क मिटिगेट होता है, या जाहिर है आपने समझदारी से बिजनेस में आगे बढ़ना है, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता कि आप कहें यार हम कब, जो कारोबारी है और एक जो तनख्वाहदार है उसमें है ही फ़र्क, रिस्क का भी और एग्जैक्टली। आगे रिस्क को कैपिटलाइज करने का भी। क्योंकि पाकिस्तान में रिस्क हम और कम इसलिए भी लेते हैं कि अगर आप गौर करें तो हमारे से पहली जनरेशन्स और अभी भी फोकस होता है कि मेरे पास एक सरकारी नौकरी मिल जाए, गारंटी नौकरी मिले, जिसमें पेंशन काम मिले, ना करना काम पड़े बेसिकली। नहीं, और पेंशन मिले। लोग कहते हैं यार मुझे, मैं 60 साल के बाद भी मुझे पैसे मिलते रहें। इस अप्रोच का एंटरप्रेन्योर तो नहीं हो सकता। वो तो कहता है मैंने इस दिन लगाना है, इसी हफ्ते लगाना है, इसी दिन, महीने, मिनट्स वाला हिसाब होता है। जनरली ये अप्रोच होती है। इसके दरमियान की चीज़ ये होती है जो हम लोगों को एडवाइस भी करते हैं, अगर आप फुल टाइम एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे तो आप साइड हसल्स या गिग्स करें। साइड हसल्स या गिग्स ये होती हैं कि मेरी जो स्किल है, यानी मेरे में जो फ़न है, उसको देखते हुए मैं कंटेंट लिख सकता हूँ, तो मैं कंटेंट का काम साइड में करूँ। मेरी 9 to 5 या 9 to 6 नौकरी है मेरी। 6 बजे सही। के बाद मैं 1 1.5 घंटा 2 घंटा दे दूँ, मैं कहीं कंसल्टिंग कर लूँ, मैं किसी की हेल्प कर लूँ कहीं किसी टास्क में,
बहुत सारे ऐसे काम मिलते हैं जो आपको घंटों के हिसाब से पे कर देते हैं। उसके लिए बहुत सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट, फाइवर, अपवर्क मौजूद हैं जहाँ पे लोग सीख सकते हैं। अहम यह है कि कोई ना कोई डिजिटल स्किल्स या वैसे स्किल्स सीख के अपनी आमदन बढ़ाई जा सके। उसी बढ़ाने के मौके पे आप जब लोगों से पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा मज़ा चखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का या बिज़नेस का, क्योंकि आप मुझे अगर कोई काम देंगे तो आप मुझे एक तरह का बिज़नेस ही दे रहे हैं सही। और मुझसे कुछ डिमांड भी करेंगे कि आपने इस डेडलाइन पे देना है, इस वक्त देना है, मैं उसको आपको इतना मुआवजा दूंगा। तो ये एक्सचेंज तो शुरू वहीं से हो गया। जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की या मैंने साइड हसल कोई काम शुरू किया तो मेरा एक्सचेंज शुरू हो गया काम का। तो मेरे काम की फुल टाइम बिल्कुल सारी किश्तियाँ जला के काम शुरू करने से पहले मैं एक साइड हसल या छोटे काम कोई पकड़ सकता हूँ जिसमें मुझे कुछ महारत भी हो, तो मेरा रिस्क कम हो जाता है। ख़त्म तो नहीं होता, रिस्क कम ज़रूर होता है, क्योंकि मेरी एक नौकरी चल रही है और साइड हसल भी शुरू हो गया। ज़बरदस्त। आपने बोला रिस्क ख़त्म हो रहा है, मैंने कहा लोग डर ना जाए, रिस्क नहीं रिस्क, है, रिस्क है। हाँ हाँ, रिस्क, रिस्क में रिस्क है। हाँ, सही बात, वाह ज़बरदस्त। दूसरा ये कि अभी आप गवर्नमेंट की बात हुई कि यार लोगों का ये रुझान होता है जनरली कि यार कि ऐसी जॉब करूं जहाँ कुछ करना ना पड़े बेसिकली, और कुछ ना करने के बाद जब मैं रिटायर्ड हो जाऊँ तो भी मुझे पैसे मिले। तो ये जो गवर्नमेंट है हमारी, वो आपको हेल्प करती है नहीं, मैं ये पूछना देखिए, चाह रहा ये था। हमारा इदारा तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। हमारे में तो गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट है, मिनिस्ट्री की मुकम्मल सपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की। आईटी के अंडर जी, आते फेडरल हैं, मिनिस्ट्री सही। ऑफ आईटी के अंडर आते हैं, बहुत मुकम्मल सपोर्ट है। और एक थोड़ा सा वरना परसेप्शन, हमारे जो मिनिस्टर आईटी के हैं वो तो समझते हैं आईटी का मतलब कंप्यूटर है। मतलब थोड़ा सा पहले तो पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। तो उसमें ये कहा जा सकता है कि आईटी जो 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 ओवरऑल थोड़ा सा परसेप्शन इसको देखना होगा, वो ये देखना होगा कि गवर्नमेंट का काम है इनेबल करना इदारों को, हेल्प करना उनकी, जैसे इंक्यूबेटर बिजनेसेस की हेल्प कर रहा है, यही काम गवर्नमेंट्स का है। तो जो लोग ये इस सहारे पे है ना कि गवर्नमेंट जो है वो नौकरी मिलेगी उनकी और वो सारा उम्र पेंशन लेते रहेंगे, दुनिया भर में अब गवर्नमेंट का रोल लिमिट हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर को की बहाली करते हैं वो इस तरह से कि वो सारे काम जो पहले गवर्नमेंट करती थी वो अब प्राइवेट इदारे करने लगे हैं। ऐसे ही। तो जब प्राइवेट इदारे और ये कंपटीशन प्राइवेट इदारों के दरमियान होगा तो गवर्नमेंट नौकरियां कम हो जाएंगी, जैसे दुनिया भर में हमने देखा है। तो हमने अगर वो माइंडसेट रखा हुआ है कि हमने सारी उम्र, तो ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमिक जो डायमेंशंस है ना, जो जो उनकी जो जिस लेवल पे डायनामिक्स जा चुकी हैं, वो डायनामिक्स आपको इजाज़त अब नहीं देंगी कि आप गवर्नमेंट नौकरियां मिलती रहेंगी। गवर्नमेंट इदारे दुनिया भर में कम से कम हो रहे बल्कि हैं। अब तो इनफैक्ट पाकिस्तान में भी पहले वो जो चीज़ गवर्नमेंट के थ्रू हम तक पहुंचती थी, अब उसका रिवर्सल हो गया है कि कोई एक वाक़या होता है वो गवर्नमेंट को लेके इधर उधर जा रहा होता है। बिल्कुल। तो नीचे से ऊपर वाला आप चक्कर हो आप गया। आप देखिए ना, बहुत सारा देखें, आपके ट्रांसपोर्ट, आपकी एयरलाइंस, आपकी जो है वो कोरियर सर्विसेज, आपका कितना सारा काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। आपकी पहली ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर है, आपकी बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के पास जा रही हैं दुनिया भर में। प्राइवेट कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वही है, डिमांड है, टास्क है। जो जो इदारों में ये रिक्वायरमेंट इस तरह की होगी कि आपके टाइम की मैनेजमेंट होगी, जिसको हम केपीआईज कहते हैं या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं, कि भाई आपको एक एक चीज़ के जवाबदेही देना है। वो अगर गवर्नमेंट में भी मैकेनिज़्म जहाँ जहाँ बनता है वहाँ वो भी जिम्मेदार होते हैं, वो भी जवाबदेह होते हैं। अच्छा, ये जो हम बचपन से पढ़ते हैं यार, हमारा मुल्क जो है वो ज़रूरी मुल्क है। वो अलग बात है कि हमें मतलब गंदम भी शॉर्ट हो जाती है ऐसे, लेकिन ये है कि एक है कि यार ज़राअत से वाबस्ता जो है एक बहुत बड़ा चंक है लोगों का, और ज़रूरी मुल्क है, कल्टीवेशन भी होती है। इस ये क्या डिजिटलाइज हो सकती है, और इससे रिलेटेड अगर कोई आइडिया होगा तो वो क्या हो सकता है किसी के दिमाग में? देखिए, दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी बहुत, जो जिनको हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रोग्रेसिव फार्मिंग, या जो जो रोशन ख्याल फार्मर्स हैं या किसान हैं, वो रोशन ख्याल किसान जो हैं वो आपको पाकिस्तान में भी आज हम हमें तो लगता है कि ड्रोन जो हैं वो सिर्फ किसी डिफेंस के इदारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। ड्रोन्स फार्मिंग के लिए बेइंतहा इस्तेमाल होते हैं दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी लोग कर रहे हैं।
इसमें आपकी क्रॉप्स की या जो आपकी काश्त है उसकी सारी पोजीशनिंग भी पता चल जाती है मुख्तलिफ कैमरा के एंगल्स और उसकी वजह से, और साथ साथ लोग उसके थ्रू स्प्रे और दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन्स भी मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, तो ये फार्मिंग में एक बहुत बड़ा, फिर प्रिसीजन फार्मिंग है, उसकी मुख्तलिफ तरीके हैं। आपकी एकड़ जो है उससे यील्ड बढ़ जाती है फार्मिंग से, वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। मैं एक आपको बताना चाहूँगा, एक स्टार्टअप है जैसे बाखबर किसान, इस्लामाबाद बेस्ड है। वो बताता है कि आपको इस्लामाबाद ही बताता है बिल्कुल। फार्मर्स की अपडेट्स बताता है, सारी चीज़ें बताता है कि भाई आपको किस वक्त पानी देना है, ये सारी आपके पास सारी डिजिटलाइज हुई हुई है। इसी तरह एक फार्मदार के नाम से एक बिज़नेस है जो सेटेलाइट इमेजरी के तहत आपको आगे के मौसम के हिसाब से काश्त करने में आसानी दे देता है। बल्कि इनफैक्ट अभी पिछले दिनों बी कीपर एक साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो एक हॉबी भी है और साथ साथ एक वो एक बिजनेस भी है, बिजनेस भी है, और बड़ा ज़बरदस्त अच्छा बिजनेस, मॉडल है उस बिजनेस का। बेहतरीन बिजनेस है। तो वो तो हमें बहुत ज़रूरत है, और दुनिया भर में उन्होंने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी उठाया है। सिर्फ उन्होंने डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक्स बेहतर नहीं की, साथ साथ उन्होंने फार्मर्स को जब डिजिटलाइज किया है तो उनको आगे बेचने की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आरती का रोल या मिडल मैन का रोल कम से कम हो, लोगों को, फार्मर्स को ये पता हो कि उनको रेट्स भी अच्छे मिलेंगे, उनकी रसाई भी मार्केट तक हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारा स्कोप है। इसमें ये तक हो रहा है कि टेक्नोलॉजी से ये भी फ़ायदा हो रहा है लोगों को कि किस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स पता चल रही हैं। और पाकिस्तान में अच्छी बात है, बहुत सारे फार्मर्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं ये कहता हूँ कि 90% लोगों को आज भी मौका है कि वो अपनी फार्मिंग मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं। तो इसमें इसमें बहुत स्कोप है। और लाइफ स्टॉक भी लाइफ इसके अंदर स्टॉक, शामिल हो। बिल्कुल, जी जी, लाइफ स्टॉक तो ऐसा है कि अगर आप किसी भी गांव के शख्स से बोलें तो उसके लिए सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ा ऐसे असासा ही है ही लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन, न्यूजीलैंड आपको एक बहुत अच्छा मुल्क पता चलता है कि जिसमें जो लाइफ स्टॉक पर हेड है वो और ज़्यादा है, पॉपुलेशन से ज़्यादा लाइफ स्टॉक है। ऐसे मुल्कों ने डेयरी में, लाइफ स्टॉक में, कैटल फार्मिंग में बहुत फ़ायदा उठाया है। तो हम टेक्नोलॉजी से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत 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 मौक़े हैं, बहुत अब मौक़े हैं। ये भी अक्सर सुनने में मिलता है कि यार जैसे कोई वो हाउस वाइफ है, कोई काम उस तरीके से नहीं, तो वो उन्होंने कोई चीज़ शुरू की। मिसाल के तौर पे मैं किसी के बारे में सुन रहा था कि उन्होंने जो स्कूल बच्चे जो जाते हैं उनका जो है एक लंच बॉक्स तैयार किया उन्होंने। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनका बिज़नेस इतना बढ़ गया कि अब उनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। तो अब ये इस तरह के इनिशिएटिव मतलब वो ख़वातीन के हवाले से भी, क्योंकि अब जनरली जो है हमारे यहाँ आज भी, अब तो खैर हमारे शहर में तो बहुत हद तक वो है, लेकिन पाकिस्तान में अमूमन जो एक ब्रेड विनर है वो एक बंदा ही होता है, ठीक है, और बाकी उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट होती है। तो ये जो आपने बताया ना, एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मुख्तलिफ़ तरह से देखी जा सकती है। अगर ख़वातीन को, जैसे आपने टिफ़िन बॉक्स सर्विस की बात की, या ई कॉमर्स के मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स दिए। एक हमारे यहाँ एक ख़ातून जो बिज़नेस कम्युनिटी से ही हैं, हमारी मेमन कम्युनिटी से हैं, वो एक काम कर रही हैं, बच्चों की जो क्लोथ्स होते हैं, यानी बच्चों के कपड़े जो लेफ़्ट ओवर कपड़ों से, यानी फैक्ट्री के मुख्तलिफ बच जो जाता है सामान, जो उसके कपड़े होते हैं उसके, उससे वो लेफ़्ट ओवर कपड़ों से बनाती हैं। और उन्होंने अपना सारा काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए किया। घर पे ही बैठी रहीं, अपने बच्चे के साथ पैकिंग की और ऑनलाइन काम किया। इरम नाम है उनका। तो इस तरह का जो बिज़नेस होता है वो बहुत मौक़े देता है कि उनको, अब क्योंकि ये आपने इस्तेमाल कर, अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए बहुत दफ़ा लोगों के जहन में कुछ ये भी चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको कोडर, प्रोग्रामर, डेवलपर होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी एक वेबसाइट ही हो। क्योंकि वेब अमूमन यही बात होती है कि यार जी, वेबसाइट वेबसाइट नहीं बनानी है। बनी। अच्छा, वेबसाइट ना बनने से पहले आप, अगर आप गौर करें तो व्हाट्सएप को लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कॉन्टैक्ट के लिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको सिर्फ एक अपना अकाउंट बनाना होता है और आपकी उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी सेल्स हो रही होती है। तो उस पे आप बस ना करें, आप अपना एक फ़ेसबुक का पेज बना के भी आगाज़ कर सकते हैं। हमें ये ये नहीं तो सोच, बल्कि सबसे अच्छा है और इजी मीडियम है बेसिकली। बिल्कुल, आप खुद ही मार्केट करेंगे उसको। अब ज़रूरी नहीं है कि जी आप, मुझे मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई हो, मैं इसी में परेशान हो जाऊं कि यार ये वेबसाइट कैसे बनेगी। आगे एक अच्छी ख़बर ज़्यादातर लोगों के लिए ये है
कि ये दुनिया जा रही है लो कोड नो कोड, यानी आपने या तो कम कोडिंग करनी है या बिल्कुल कोडिंग नहीं करनी। वेबसाइट्स वैसे ही तैयार अब हो रही हैं आसानी से, ओह! तो लोगों की ज़िंदगियां वैसे ही आसान हो रही हैं कि उनको डिजिटल डिजिटल अब सिस्टम का हिस्सा है। सही। एक हम अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया भर में, जब हम लोग भी 20 साल पहले 25 साल पहले पढ़ पढ़ रहे थे आगे, अपने कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज़ जा रहे थे, तो हम पढ़ते थे कि आईटी एक सब्जेक्ट है, जिस तरह हम कहते हैं यार बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, आपने बिल्कुल। जी फलां केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिज़िक्स पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस या आईटी को हम एक सब्जेक्ट गिनते थे। अब डेफिनेशन बदल चुकी है। ठीक है। अब कहते हैं आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, लॉयर बन रहे हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी जो है वो सब में है। तो टेक्नोलॉजी एक अब सब्जेक्ट नहीं रहा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर उस काम में। तो हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल होना तो ऐसे ही है जैसे आप बुनियादी तौर पे अपनी एक लिटरेसी ले रहे हैं। ठीक है। तो डिजिटल लिटरेट होना या टेक्नोलॉजी का समझ होना सबको होनी चाहिए, जिस भी शोबे में हो। ज़बरदस्त। फिर एक ये भी अक्सर सुनने को मिलता है कि यार आइडिया तो है मेरे पास और एक ज़ाहिर है वेबसाइट के थ्रू एक्सेस भी है, लेकिन अब मैं अगर वो बाहर कोई भी प्रोडक्ट अपना या कोई भी डिज़ाइन की भी चीज़ बेचना चाहता हूँ, तो अब इशू ये है कि पेपाल शायद वो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता, तो उसकी वजह से ये भी एक इशू है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार अब क्या होगा, क्योंकि पैसे कैसे मेरे पास आएंगे। तो उसको अब डराने वाले भी 10 किस्म के, और ये टेक्नोलॉजी की चीज़ ही ऐसी होती है कि वो बहुत टेक्निकल है बेसिकली ये। तो इस तो इस ये है फैक्टर कि ये बहुत है सारे लोग फैक्टर। इसमें तो ये एक फैक्टर है, लेकिन इसका ये है कि ये एक तरह का पेमेंट गेटवेज कहलाते हैं, जिस ठीक तरह है। पेपैल है, इसी तरह एक पेनियर भी है, मतलब वो एक पेमेंट गेटवे, वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, और वो उसी वज उसी लेवल का है। उसी लेवल का है, लेकिन ज़ाहिर है पेपैल ज़्यादा बड़ा है। आ, वजह पेपैल की ये है कि वो आसान है और वो ज़्यादा ममालिक में उसकी एक तरह से अवेलेबिलिटी है। ठीक है। अहम बात यह है कि उसके चार्जेस भी कुछ जगह पे लोगों को उस तरह नहीं पड़ते। ठीक। असल बात जो बताने की ज़रूरी है वो ये है कि आपने पेमेंट गेटवे चाहिए सही। अब, ताकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन हो सके। सही। और और वो उसमें बेसिकली डायरेक्ट हो जाएगी एक वो चीज़ जी वो कि आप कोई किसी प्रोडक्ट भी लिया और उसने पे किया तो पेमेंट हो वो गई। सही। वैसे तो अगर आप देखें तो एक बिजनेस में भी ब्यूरोक्रेसी कहाँ जाएगी फिर हमारा हाँ, तुम तो चलो। नहीं, वैसे लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस तो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पेपैल का ना होने से जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो रुक तो नहीं क्योंकि रहे ये हैं। वाहिद चीज़ें तो ऑलमोस्ट हर एक से मैंने सुनी है कि यार ये बहुत आइडिया फ्रीलांसर्स, था हाँ, मेरा, या आप मैं लेदर की कुछ भी बनाना चाहता था XYZ। मसला ये है कि हमारे मुल्क में क्योंकि ये पेपैल काम पेपैल काम नहीं करता, तो अब ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि फिर ये मुझे चैलेंज तो है। अभी आपने बताया तो मुझे पता चला कि अदरवाइज इसके अलावा भी। यूज़ भी कर हाँ। सकते हैं, मरकरी, स्ट्राइप और पेमेंट्स के ज़राए से लोग यूज़ कर सकते हैं। पे नियर पे एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पेपैल से आसानी है, पेपैल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि यार दुनिया के हर मुल्क में है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। और जाहिर है पेपैल की ये एक क्योंकि आवाज़ देखें है। आइडिया तो बहुत है पाकिस्तान में। बहुत है, आप ये बिल्कुल देखें कि बिल्कुल। एक यूके से टिन एक आता था बिस्किट का, वो बिस्किट खाने के बाद उसमें रीलें जमा हो जाती थी। अब ये आइडिया है, देखें आपने डब्बा नहीं फेंका, उसके अंदर सुई भी है, उसके अंदर वो आज भी मोस्टली घरों में है वो। देखिए तो अगर ये आप एक चीज़ की यूटिलाइजेशन ही है। देखें अगर आपको कैनवस शूज़, अगर हम सब ने सफ़ेद रंग के पहने, और वो एक आर्टिकल भी आया था, दुनिया भर में उसकी मांग हुई थी, पाकिस्तान से डिफरेंट ई कॉमर्स के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन के थ्रू लोग वो जूते भी भेजना शुरू हो गए थे बाहर, जो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये सफ़ेद रंग के कैनवस शूज़ कौन पहनेगा? अमेरिका में उसकी मांग हो गई, पाकिस्तानियों ने उसको यहाँ से भेजना शुरू कर दिया, उस पर एक्स्ट्रा इनकम कमाना शुरू कर दी। वो ये जहन की चलने की बात है। और वो जो जो इंटरनेशनल सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स की रसाई हुई है, उससे उनको ये पता चल गया है कि दुनिया में मांग क्या है। इसलिए वो आपने वो लफ्ज़ यूज़ किए होंगे, सुने होंगे, वाइट लिस्टिंग हो रही है या प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं लोग। वो जानना चाह रहे हैं कि ई कॉमर्स किस तरह, किन किन चीज़ों पे ई सर्विसेज या ई कॉमर्स हम कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की वजह से हो रहा है। बट आपके सवाल का जवाब पेपैल होना चाहिए, बिल्कुल होना होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल तो होना वो चाहिए। कुछ आपकी नॉलेज में है कि कुछ कर रहे हैं उसके हवाले से? देखिए इस पे तो वो बहुत गवर्नमेंट लेवल पे भी चीज़ें हो रही हैं। इसमें एक चीज़ हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या पता वो कंपनी अपनी मार्केट डिमांड के हिसाब से ना आ रही हो।
हमें तो नहीं पता। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि पेपैल की इस वक्त क्या है। एक सर्विस बीच में शुरू हुई थी कि पेपैल और पेनियर का एक मुआहदा हो गया था, जिससे कुछ सर्विसेज पेनियर के थ्रू आ रही थी पाकिस्तान में, लेकिन पेपैल अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है। ज़बरदस्त, आपने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। दूसरे ये बताइएगा कि उमूमन जैसे मैं शुरू में मजाक में एक बात भी की, लेकिन ये जनरली सीरियस ही डिस्कशन होती है कि अगर तुम्हारे पास थोड़े से भी पैसे पड़े तो तुम उसकी कोई फ़ाइल ले लो, या कंस्ट्रक्शन की किस हवाले से कोई जो है प्लॉट ले लो, या लोग मिलकर बना के बेचते हैं। इससे बेहतर ये है कि कोई छोटा मोटा ही आइडिया क्यों ना हो, वो होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है इकॉनमी में भी और ई कॉमर्स के हवाले से, क्योंकि उसकी फिर बहुत एक अगर वो चल पड़ा, जो कि चांसेस हो भी सकते हैं कि अगर लेके जाएं, तो उससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे, ना कि ये कि आपने रख दिया तो वो 20 साल बाद जो है वो इतनी कीमत हो जाएगी। तो इसको डिस्करेज करना चाहिए इस चीज़ को। देखें, इसको वो लोग कहते हैं कि जो फाइलें या ये जो रियल स्टेट है, एक फाइल इसको और एक ये करोला रात के 2 बजे बिक रही है, ये दोनों चले वो बातें। कारोबार 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 का जरिए लोग कहते हैं, इसको कहते हैं लोग रेंट सीकिंग बिहेवियर, यानी किराया लेने वाली, या ऐसी मैं एक एसेट बना लूं जिससे सिर्फ मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूं और उससे मैं कमा रहा हूं खामोशी से बैठ के। कारोबार में जब जब ये हमने देखा है, ये जुमला बहुत इस्तेमाल होता है कि कारोबार में बरकत है, तो उससे अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट कितनी निकल रही है। निकलती है बिल्कुल। आज मैं कहता हूँ, अगर बाइक की अल्लाह ना करे उसको कोई नुकसान भी होता है कंपनी को, या इस किस्म की कोई भी जो कंपनीज जिनसे कई राइडर्स, कई लोग फ़ायदा हुआ है, कई लोगों की, जैसे अभी हम साइड हसल्स की बात कर रहे थे, ये जो डिलीवरी राइडर्स हैं मुख्तलिफ सर्विसेज के, इनमें से बहुत लोग, मैं तो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ साइड हसल कह रहा हूँ, लेकिन वो दूसरा तीसरा काम ही कर रहा है। ये उसको मौका इन्हीं प्लेटफॉर्म से मिल रहा है ना, कि मैं अगर सुबह के 9 बजे से लेके 3 बजे तक की एक ड्यूटी करता हूँ, तो 3 से 6 मैं अपने बच्चों के लिए एक बाइक लेके डिफरेंट जगह डिलीवरी कर सकता हूँ। ये मौके आपको बिज़नेस के थ्रू ही मिलते हैं जो रियल ग्राउंड में हों। आप कर सकते हैं ट्रैवल, आप मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसी बना लें, आप जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की एजेंसीज़ बना के आप रियल स्टेट एजेंसी बना लें, कुछ भी कर लें काम, लेकिन काम वो होगा जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वैल्यू जनरेट हो। क्रिएट हो। दुनिया भर में हम ये कहते हैं ना, $1 बिलियन कंपनी बन गई, और कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी की है, आप लोग कहते हैं इसकी बिलियन की वैल्यू कैसे हुई। वैल्यू इस तरह हुई कि उसके यूज़र्स हुए, उसका इम्पैक्ट हुआ, उसने चारों तरफ वो पूरे मुल्क में फैल गई, फिर मुल्क से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैल गई। आप एक रियल स्टेट का प्लाज़ा अपने लिए तो बना लेंगे, अपने इर्द गिर्द के लिए कुछ शायद फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। जब उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो लोगों को, सोसाइटी को फ़ायदा नहीं होगा। इम्पैक्ट के लिए ऐसा काम होना ज़रूरी है जिसका फ़ायदा हो, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो, शहर को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो। एक आखिरी ये बात कह लें या मैं ये भी कि इस हवाले से जो ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो तालीम के लिहाज से काम कर रही थी, उसके साथ सर क्या हुआ आप देख आपके सामने ही है। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, लोगों को डिग्रियां मिल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है मतलब इस चीज़ में मसाइल रहे हैं। ये बात बस ठीक है लीगल, वैसे कि यार टांग खींचते हैं एक दूसरे की। नहीं वो वाला तो, जो उस तरफ पत्नी आपका इशारा अगर उसकी तरफ है जो डिग्रीज दे रहे थे, तो वो तो आई डोंट थिंक सो सही है। अल्टीमेट देखो डिग्री डिग्री होती है तो एक नहीं वो नहीं, है ना। असली असली हो बस। अच्छा, असली होनी चाहिए वो, ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, आप ये नहीं कह रहे हैं। ऑनलाइन हो, लेकिन अगर पढ़ाई करने के बाद क्योंकि ऑनलाइन हो। हमारे हमारी जो लोग जो हैं उनके पास ये देखें, ये शायद ही कहीं होता हो, ये लोग सोचते होंगे किसी एक पॉजिटिविटी में, तो हमारे ये भी एक पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कमाने का बहुत ज़्यादा। डिग्रीज का, मैं तो इसको मैं तो इसको रियल स्टेट से भी बुरा गिनता हूँ। सही इसको हम सही। नहीं रख सकते। उनके साथ वाकई में मतलब उनको लोगों ने इस बात को समझाया उनको कि ये बुरा है काम, और उनको समझ आ गई होगी। तो एक बात ये आखिरी में आप का बहुत वैसे ही बहुत ज़्यादा वक्त लिए, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने अभी बात की, काफ़ी कुछ क्लियर किया, बहुत सारे लोगों के जहनों में और भी सवाल होंगे, तो इस हवाले से क्या आप कोई इस तरह की मतलब कोई गैदरिंग या कोई इस तरीके से लिटरेचर या एक कोई कह लें एक वर्कशॉप टाइप कोई अरेंज करते हैं आप लोग या कुछ जी वो जिस। हमारा वैसे भी ओपन निज़ाम है, जिसमें हम कोई भी वॉक इन करके आ सकता है। हमारे यहाँ कोई
अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत क्योंकि नहीं ये है। रुझान भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। जनरली ऐसा नहीं है या लोगों को पता ही नहीं है देखें कि इस तरह भी कोई एक इदारा है जो काम कर रहा है। देखें रोज़ाना हमारे यहाँ लोग सिर्फ अपनी क्वेरीज़ या सवालात लेके आते हैं और हम उसको इनक्रेज करते हैं। वो हर उम्र के होते हैं, वो हाउसवाइफ्स भी हैं, वो यंग बच्चे भी हैं, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी हैं, वो कुछ अफराद जैसे मैंने कहा कि वो अभी जॉब कर रहे हैं लेकिन बिज़नेस का सोच रहे हैं। तो एक तो हमारी वेबसाइट पे NICKarachi.com पे जाके वो देख सकते हैं सारी, और हमारा NED यूनिवर्सिटी कराची में है, उसमें आके वॉक इन भी कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग के ओपन ट्रेनिंग्स भी करते हैं जिसमें लोग आके सिर्फ वॉक इन करके शिरकत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हमने इसको आसान बनाया हुआ है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपने मुसलसल लाइनों में खड़ा होना है, या लोग जो हैं उन तक रसाई बड़ी मुश्किल है, या ये जिस कोई दरवाज़ा ऐसा है कि जो खुल नहीं सकता। तो हम बड़ा ओपन है, हमारे लिए वॉक इन है, जो भी आए आ सकता है। लर्निंग तो सबके लिए होनी चाहिए ना, उसकी मालूमात तो सबके लिए। पब्लिक स्पेस है, सब लोग आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो दिया। और आज मुझे तो ये मतलब मैं बहुत काफ़ी सोशल हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कोई एक ऐसी जगह भी है कि जहाँ वो इनकरेज भी करते हैं, और अगर आपका आइडिया ऐसा है तो वो आपको लिंक भी कराते हैं किसी इन्वेस्टर से, और आपकी हर तरीके से हेल्प करते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी वजह से अब बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। थैंक यू सो बहुत वेरी मच। शुक्रिया आपका, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे भाइयों, जो पूरे पाकिस्तान में हम सुबह एक तो 12:30 1 बजे आप उठ रहे हो, आधा बिजनेस का टाइम तो वहीं चला गया। लेकिन चलो, अगर आप रात में जाग रहे हो तो एक दुनिया का एक ऐसा हिस्सा भी है जो जब हमारी रात होती है तो वहाँ दिन होता है, यानी कि बिज़नेस हो सकता है। तो आप कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ सोचें। और अब वो वक्त चला गया है कि जहाँ जो है वो, यार मेरे पास डिग्री है तो मुझे इसको इससे लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने आप हमें जो है वो असफ़र भाई ने बताया कि किस तरीके से लोग आइडिया जनरेट करते हैं और वो किस लेवल की एक सक्सेसफुल कंपनी बन जाती है। तो आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा, मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आया है कि यार कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं, क्या पता कोई क्लिक कर जाए। ऐसा ही सर? थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है आपको मज़ीद भी तंग करें, कोई आइडिया है दिमाग में तो आपसे ज़रूर। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।